हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अब इसराइल का खेल खत्म। ईरान की जानिब से लड़ने हूसी और हिजबुल्लाह मैदान में अमेरिकी मेरिन्स भी पहुंचे। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 4500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 32 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरान पर हमला कर रहे हैं। अब अमेरिका ईरान पर आखिरी वार के लिए इसकी सरजमीन पर फौज उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत तकरीबन 3500 फौजी मशरिक़ी वस्ता के इलाके में पहुंच चुके हैं। इधर ईरान को घिरता देख यमन के हूसी बागी इसकी मदद के लिए सामने आ गए हैं। इस मुस्लिम गिरोह ने ईरान की हिमायत में इसराइल पर हमला कर दिया। यह हूसी बागियों की जानिब से इसराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हफ्ते के रोज हूसी ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं करता, वो मुसलसल हमले जारी रखेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि जनूबी इसराइल में मौजूद अहम ठिकानों को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के इन हमलों के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जंग मजीद बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इधर ईरान पर अमेरिका ने आखिरी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। वाशिंगटन ने एक महीने से जारी जंग के दौरान हजारों फौजियों को मशरिक़ी वस्ता में तैनात कर दिया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने 3500 फौजियों को भेजा है। पेंटागन ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले की मंजूरी देंगे या नहीं। दूसरी जानिब ईरान में अमेरिकी फौज की मुमकिन कार्रवाई पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुख्तलिफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जमीनी फौज उतारे बगैर भी ईरान में अपने अहदाफ हासिल कर सकता है। जंग में कूदे तो तबाह हो जाएगी दुबई। अमेरिका के टॉप माहिर इक़्तिसादियात ने यूएई को किया खबरदार। बुर्ज खलीफा की चमक दमक, पाम जमीरा की आयशो इशरत और दुनिया भर के अरबपतियों का प्लेग्राउंड दुबई और अबूधाबी की आज यही पहचान है। लेकिन ज़रा सोचिए, इस शीशे और कंक्रीट के आलीशान शहर पर अगर ईरान की तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलें गिरने लगी तो क्या होगा? क्या यह शहर एक दिन भी ठहर पाएगा? अमेरिका के टॉप माहिर माशियात और खारजा पॉलिसी के माहिर हिकमत अमली जेफरी सेक्स ने यूएई को खबरदार किया है कि अगर यूएई अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में कूदता है तो दुबई और अबूधाबी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे, यानी उड़ जाएंगे। जेफरी ने तंज करते हुए कहा कि यूएई ने खुद को एक बेमतलब के झमेले में फंसा लिया है। दुबई और अबूधाबी कोई नाकाबिले तस्खीर फौजी किले नहीं है जिन पर आयरन डोम लगा हो। ये वो मुकामात है जहां दुनिया भर के अमीर लोग छुट्टियां मनाने, पार्टियां करने और अपना काला सफेद सरमाया लगाने आते हैं। किसी जंगी इलाके में तब्दील होने का मतलब है दुबई जैसे शहर के पूरे वजूद और इसके बिजनेस मॉडल का खात्मा हो जाना। अगर वहां बम गिरेंगे तो कौन सा गैर मुल्की सरमायाकार या अमीर शख्स अपनी जान खतरे में डालकर वहां जाएगा? जंग में शामिल होकर यूएई खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उन्होंने खलीजी ममालिक की सबसे बड़ी गलतफहमी को भी चुकनाचूर कर दिया है, जिसमें वो समझते हैं कि अमेरिकी फौज हमेशा इनकी हिफाजत करेगी। उन्होंने यूएई के इस सिफारती नासमझी पर भी सख्त तनकीद की, जहां वो ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं और अमेरिका में खरबों रुपए के सरमायाकारी का वादा कर रहे हैं। मगरबी एशिया में इंतहा को पहुंची कशीदगी, कुवैत के पावर प्लांट पर ईरान का हमला, एक हिंदुस्तानी की मौत। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत तेहरान की तरफ से खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों और इसके इत्तेहादियों को मुसलसल निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ईरान ने कुवैत में पावर प्लांट को निशाना बनाया है, जिसमें एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हो गई। कुवैत की बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने पीर को कहा कि इतवार की शाम होने वाले इस हमले में एक बड़े पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट की सर्विस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसमें वहां काम करने वाला एक हिंदुस्तानी मुलाजिम हलाक और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक यह हमला अमेरिकी एयरबेस और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ ईरानी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। हमले के फौरी बाद तकनीकी और हंगामी टीमें जाए वक़्त पर रवाना की गई और सूरत हाल को संभालने और प्लांट की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया। ये काम सिक्योरिटी एजेंसियों और दीगर मुतल्लक़ा महकमों के साथ मिलकर किया जा रहा है, ताकि मुतासरा इलाके को महफूज बनाया जा सके और ज़रूरी खिदमत के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान कुवैती हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और अफवाहों से गुरेज करें। हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सूरत में बिजली और पानी की फराहमी में खलल नहीं डाला जाएगा। टीमें इस मसले से निपटने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। आओ भूखी शार्क्स को दावत मिल जाएगी। अमेरिका को ईरानी फौज की वार्निंग, दबा दी वो नस जिससे तिल मिला जाएंगे ट्रंप। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसके बीच दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है। ईरान की फौज ने इतवार को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पर्शियन खलीज के कुछ जजीरों पर ज़मीनी हमला या कब्जा करने की कोशिश की तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब माना जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि यह बयान ईरान के फौजी हेडक्वार्टर
ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے آیا ہے۔ فوج کے ترجمان اور بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی زمینی کارروائی کی تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ امریکی فوجی خلیج فارس کی شارک کا کھانا بن جائیں گے۔ ایران کا جارحانہ جواب بتاتا ہے کہ وہ اس جنگ میں پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ذوالفقاری نے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا دباؤ ہے اور وہ نتنیاہو کے اثر میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کا نام ایپسٹین کیس سے جڑا ہونے کی وجہ سے ان پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی افسر نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف جنگ یا جارحانہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کی فوج اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج امریکی افواج کو تباہ کرنے کے لیے پل پل گن رہی ہے۔ مجموعی طور پر ایران نے صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کا سخت جواب دے گا۔ اس وارننگ کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے اور دنیا کی نظریں اب امریکہ کے اگلے قدم پر جمی ہوئی ہیں۔ روس نے دنیا بھر کو پیٹرول کی فراہمی بند کر دی، توانائی بحران مزید سخت ہونے کا امکان۔ روس نے 1 اپریل سے 31 جولائی تک پیٹرول کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم الگزینڈر نواداک نے وزارت توانائی کو پیٹرول برآمدات پر پابندی کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ روس کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملکی سپلائی کو برقرار رکھنا اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ نوواک نے کہا کہ مشرقی وسطی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع نے تیل اور پیٹرولیم کی عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ روس روزانہ 1,20,000 سے 1,70,000 بیرل پیٹرول برآمد کرتا ہے۔ اس فیصلے سے چین، ترکی، برازیل، افریقی ممالک اور سنگاپور کے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یہ ممالک روسی پیٹرولیم مصنوعات کے بڑے خریدار ہیں۔ ہندوستان پر اس کا اثر کم سے کم ہوگا کیونکہ وہ ریفائنڈ پیٹرول کے بجائے خام تیل درآمد کرتا ہے۔ حیدرآباد میں ایران کی تائید اور جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ زبردست ریلی۔ تلنگانہ کمیٹی اگینسٹ وار کی جانب سے اتوار کو حیدرآباد کے چار مینار پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا۔ اس احتجاج میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ، کانگریس اور دیگر جماعتوں کے قائدین کے علاوہ سماجی کارکنان نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیل امریکہ ایران تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے بعد ایک ریلی نمائش گراؤنڈ نامپلی تک نکالی گئی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پوسٹرز تھے جن پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ درج تھا۔ مظاہرے کے دوران روک دو جنگ کو روک دو اور ون ورلڈ ون وائس اسٹاپ دی وار جیسے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی، جن میں پروفیسر کوڈندرام، عزیز پاشا، نظام الدین، سماجی جہدکار لمنی ثروت، پروفیسر نسیم سلطانہ اور دیگر شخصیات شامل ہیں۔ بیارس ارکان اسمبلی 2 دن کے لیے اسمبلی سے معطل، ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی سے بیارس ارکان اسمبلی کو بجٹ سیشن کے باقی 2 دن کی کارروائی کے لیے معطل کر دیا گیا۔ ریاست میں غیر قانونی کان کنی اور خاص طور پر وزیر مال سرینیواس ریڈی کی کمپنی راگھو کنسٹرکشن کی جانب سے غیر قانونی کان کنی کی جانچ کے لیے ایوان کی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیارس سرکار نے کارروائی کو روک دیا۔ اسمبلی کی کارروائی کے آغاز سے بیارس نے ہریش راؤ اور کے ٹی آر کی قیادت میں احتجاج کیا اور دوپہر تک بھی ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ رہی۔ حکومت کو سرکاری بلز پر مباحث اور منظوری میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بیارس ارکان نے سرینیواس ریڈی کی کابینہ سے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ ایک مرحلے پر بیارس ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اور اسپیکر کے پوڈیم کے گھیراؤ کی کوشش کی۔ چوکس مارشلوں نے احتجاجی ارکان کو پوڈیم تک پہنچنے سے روک دیا۔ بیارس اور کانگریس کے ارکان میں تلخ الفاظ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دیگر وزراء کی اپیلوں کے بے اثر ثابت ہونے کے بعد وزیر امور مقننہ ڈی سریدھر بابو نے بیارس ارکان کی 2 دن تک معطلی کی قرارداد پیش کی۔ اسپیکر جی پرساد کمار نے قرارداد کو منظور کر لیا اور بیارس ارکان کی معطلی کا اعلان کیا۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج پیر کو آخری دن ہے اور بیارس ارکان 2 دن کے لیے معطل کیے گئے، جن میں کے ٹی راما راؤ، ہریش راؤ، سبیتا اندرا ریڈی، سرینیواس یادو، کوشک ریڈی، پرشانت ریڈی، راجیشور ریڈی، چنتا پربھاکر اور دوسرے شامل ہیں۔ غیر قانونی مائننگ کے مسئلے پر کل دوسرے دن بھی ایوان میں بیارس کا احتجاج جاری رہا۔ تلنگانہ میں اقلیتی طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، اسکالرشپس اور فیس ریمبرسمنٹ پر نئے احکامات جاری۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود نے ریاست کے اقلیتی طلباء اور طالبات کے لیے اسکالرشپ اور فیس ریمبرسمنٹ اسکیم کے تحت نئے احکامات جاری کیے ہیں، جس میں تعلیمی فروغ کے لیے مختلف سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق اسکولوں، کالجوں، ٹیکنیکل اداروں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم اقلیتی طلباء کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طلباء کو اسکالرشپ اور فیس ریمبرسمنٹ کی سہولت بھی دی جائے گی، جبکہ پیشہ ورانہ کورسز جیسے MBBS اور انجینئرنگ میں زیر تعلیم طلباء کو ترجیح حاصل ہوگی۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ سرکاری کے ساتھ ساتھ منظور شدہ نجی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء بھی اس اسکیم سے استفادہ کر سکیں گے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس سہولت کے اہل ہوں گے اور اسکالرشپ کی رقم براہ راست طلباء کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ مزید برآں طلباء کے لیے داخلہ، حاضری اور دیگر ضروری شرائط کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہ اسکیم صرف اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے مخصوص ہوگی۔ حکومت نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یہ احکامات گورنر تلنگانہ کے حکم سے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس کی نقل تمام یونیورسٹیوں کے رجسٹرار، پرنسپل حضرات اور ضلع کلکٹرز کو روانہ کر دی گئی ہیں۔
गैस के लिए दुश्वारियां, ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। अमेरिका ईरान जंग से पैदा शुदा हालात के पस मंजर में दोनों शहरों में ऑटो ड्राइवर्स को गैस के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और कल रात देर गए सैकड़ों ऑटो ड्राइवर्स ने राजेंद्र नगर के इलाके शिवरामपल्ली के करीब जबरदस्त एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवर्स ने एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 291 के करीब मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और ये इल्जाम आयद किया कि इन्हें सिर्फ 500 रुपए की गैस भरने के लिए सहूलत फराहम की जा रही है, जो नाकाफी है। ऑटो ड्राइवर्स की आमदनी और इनकी मुआश गैस की मौसर सरबराही से मुतासर हो गई है। एहतजाज करने वाले ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और ये इल्जाम आयद किया कि शहर के ऑटो ड्राइवर्स को पड़ोस के अजला से आने वाले ऑटो ड्राइवर्स की वजह से गैस की फराहमी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो ड्राइवर्स के अचानक एहतजाज से राजेंद्र नगर, अत्तापुर और शिवरामपल्ली जाने वाली ट्रैफिक 2 घंटों के लिए मुतासिर हो गई और फलकनुमा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहम्मद जावेद और दिगर वहां पहुंचकर ऑटो ड्राइवर से बातचीत की और इन्हें वहां से मुंतशिर किया। जामिया निज़ामिया में एडमिशन्स जारी। जामिया निज़ामिया हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में तालीमी साल 1447-48 हिजरी के लिए मौलवी अव्वल, आलिम अव्वल, फाजिल अव्वल, शोबे हिफ्ज़ और जमात अव्वल तहश्तुम में नए एडमिशन्स का आगाज 9 शव्वाल मुकर्रम 1447 हिजरी से हो रहा है। जामिया निज़ामिया में तलबा को मुकम्मल तौर पर मुफ्त क़ियाम और ताम और मेडिकल सहूलत फराहम की जाती है। दाखिलों के लिए तलबा दफ्तर शोबे तदरीस जामिया निज़ामिया से और तालिबात कुल्लियतुल बनात जामिया निज़ामिया वाक़ शालीबंडा से रुजू हों। ज़ेर तालीम तलबा जल्द जल्द शोबे तदरीस जामिया निज़ामिया से रुजू होकर डायरेक्ट तौर पर अपने एडमिशन्स को रिन्यूअल करवा लें। मज़ीद तफसीलात के लिए अय्याम कार में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इस फ़ोन नंबर 040-245-76772 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना में 1 अप्रैल से चिकन सेंटर्स बंद। तेलंगाना में गोश्त के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। रियासत में 1 अप्रैल से चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से मार्जिन कम किए जाने और इससे होने वाले नुकसान के खिलाफ तेलंगाना स्टेट चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने रियासत भर में बंद की अपील की है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ घटके सर के गुरुकुल कॉलेज ग्राउंड में हफ्ते के रोज़ चिकन सेंटर्स के मालिकान का इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोल्ट्री कंपनियां एक तरफा तौर पर इनका मार्जिन कम कर रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूरत हाल में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक कम किया गया मार्जिन दोबारा बहाल नहीं किया जाता और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस बंद में रियासत भर के तमाम चिकन सेंटर्स के मालिकान हिस्सा लेंगे। निर्मल में तालाब में नहाने के दौरान 2 मजदूर गर्क। जिले निर्मल की महालक्ष्मी डबल बेडरूम कॉलोनी में हफ्ते की शाम आबपाशी के तालाब में नहाने के दौरान 2 मजदूर गर्क हो गए। बताया जाता है कि दोनों अफराद नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 32 साल कैलाश और 48 साल कोटेश्वर मुकामी तालाब अप्पारी कुंटा में तैराकी की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो तैराकी से वाकिफ नहीं थे। मुबैना तौर पर शदीद गर्मी से बचने के लिए उन्होंने शराब नोशी के बाद तालाब में छलांग लगा दी और गहराई में चले गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने नाशों की तलाश शुरू की, जिसके नतीजे में एक नाश हफ्ते की रात देर गई निकाली गई, जबकि दूसरी नाश इतवार की सुबह बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। शौहर बीवी मालिक का गैस सिलेंडर लेकर हुए फरार। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़या। मालिक की जानिब से मुलाजिमत से निकाले जाने पर बरहम शौहर बीवी इसकी बाइक, गैस का चूल्हा और सिलेंडर लेकर फरार हो गए। ये वाक़या घटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जो ताख़िर से मंजर आम पर आया। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले करण और इसकी बीवी रोज़गार की तलाश में अंकिशापुर आए हुए थे। मुकामी प्रवीण ने इन्हें 1 महीने पहले अपने फार्म हाउस में काम पर रखा था और इन्हें 25,000 रुपये एडवांस भी दिए। तहम काम ठीक तरीके से न करने पर मालिक ने इन्हें ड्यूटी पर न आने की हिदायत दी। इस बात पर नाराज़ होकर ये जोड़ा इसी महीने की 16 तारीख को मालिक की बाइक, गैस का चूल्हा और सिलेंडर लेकर फरार हो गया। फोन करने पर उन्होंने कहा कि वो जल्द वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए, जिस पर प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। वालिदैन को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। तेलंगाना में तनख्वाह कटौती का नया कानून असेंबली में मंजूर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जज्बाती खिताब। तेलंगाना असेंबली ने मुलाजिमीन की जानिब से वालिदैन की देखभाल से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी से पहले खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए वक्फ करते हैं, मगर आज के दौर में कई बच्चे खुद मुख्तार होने के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे 2007 का मरकज़ी कानून मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालत में मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत महसूस हुई। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि वालिदैन की खिदमत न करने वालों के खिलाफ समाजी और कानूनी सतह पर कार्रवाई जरूरी है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुंबई में हाल ही में इंतकाल करने वाले मारूफ सनतकार विजयपत सिंघानिया 87 साल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई तकरीबन 1000 करोड़ रुपए मालियत की रिमोट कंपनी के हिस्से अपने बेटे गौतम सिंघानिया को तोहफे में दे दिए, लेकिन इसके बाद इनकी जिंदगी इंतहाई तकलीफदेह हो गई। उन्होंने कहा कि बेटे ने न सिर्फ इन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि मुंबई के मारूफ जेके हाउस में रिहाइश भी नहीं दी और घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि इनकी गाड़ी और अमला भी वापस ले लिया गया, जिसके बाद इन्हें एक आम किराए के मकान में रहना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि एक वक्त में पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले सिंघानिया को बाद में अपने अखराजात के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा।
انہوں نے اپنی سوانح عمری اینڈ انکمپلیٹ لائف میں اس دردناک تجربے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے اپنی ساری دولت بچوں کو دے کر بڑی غلطی کی، کوئی بھی باپ میری طرح کی حالت کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل ذمہ داری کا احساس کو بڑھانے اور بزرگ والدین کو تحفظ فراہم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے تاکہ کوئی بھی والدین اپنی آخری عمر میں بے سہارا نہ رہے۔ اس قانون کے تحت والدین کی نگہداشت میں لاپرواہی برتنے والے سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینہ 10,000 روپے کٹ والدین کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے۔ حیدرآباد میں یوا بھارت رن 2026 میں عوام کا اژدہام۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نشے سے دور رہ کر خود کفیل ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے جسمانی فٹنس کے ساتھ ساتھ دھیان یعنی میڈیٹیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وہ یہاں یوا بھارت رن 2026 پروگرام میں شریک عوام کو خطاب کر رہے تھے۔ نیکلس روڈ پر منعقدہ اس پروگرام میں 10,000 سے زیادہ شرکاء نے حصہ لے کر فٹنس، اتحاد اور صحت مند طرز زندگی کا پیغام دیا۔ یہ پروگرام نجی شعبے اور وزارت نوجوان امور اور کھیل کے تعاون سے صبح 6 بجے شروع ہوا، جس میں شرکاء نے مختلف زمروں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا، سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ریاستی آئی ٹی وزیر ڈی شری دھر بابو، بی جے پی کے ریاستی صدر سمیت کئی معزز شخصیات شریک ہوئیں۔ آؤٹ سورسنگ ملازمین کے لیے کارپوریشن کے قیام کا کویتا کا مطالبہ۔ تلنگانہ ریاست کے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی JAC کی جانب سے دھنا چوک اندرا پارک پر جاری دھرنے میں صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے شرکت کی اور احتجاج کو اپنی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کویتا نے BRS کے دور حکومت میں آؤٹ سورسنگ ملازمین کو انصاف فراہم نہ کر پانے پر کھلے عام معذرت خواہی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی سابقہ حکومت کا حصہ رہی ہیں اور اس دور کی کوتاہیوں میں ان کا بھی حصہ ہے، اس لیے وہ بطور بہن تمام ملازمین سے معافی کی طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تقریباً 5 لاکھ افراد آؤٹ سورسنگ ملازمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر آج بھی وہ بنیادی حقوق اور تحفظ سے محروم ہیں۔ کویتا نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آؤٹ سورسنگ نظام کے ذریعے صرف ایجنسیوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ لاکھوں ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر 1 روپیہ بھی اضافی بوجھ کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود حکومت اس جانب سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوری طور پر آؤٹ سورسنگ ملازمین کے لیے ایک کارپوریشن کے قیام کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر حیدرآباد کی سڑکوں پر لاکھوں ملازمین مارچ کریں تو حکومت کو جھکنا پڑے گا۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر 2 دن کے اندر اندر مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو جدوجہد کو مزید تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تلنگانہ جاگرتی ملازمین کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمتوں کا نظام ختم کر دیا جائے گا اور براہ راست سرکاری نظام کے ذریعے ملازمین کو تنخواہیں فراہم کی جائیں گی۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے 138 افراد پکڑے گئے۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے ہفتہ وار تعطیلات کے دوران حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم میں 138 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ان تمام افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار شدگان میں 121 ٹو ویلر سوار، 5 3 ویلر، 11 4 ویلر اور ایک ہیوی گاڑی کا ڈرائیور شامل ہے۔ اس مہم کے دوران پکڑے گئے تمام افراد کو قانونی کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نقلی عثمانیہ بسکٹ کا کاروبار بے نقاب، 99 کارٹون ضبط، 4 افراد گرفتار۔ نقلی عثمانیہ بسکٹ بنانے والے گینگ کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ شہر کے ملاردیو پلی اور گڈی ملکا پور علاقوں میں غیر قانونی فوڈ اور بیکری یونٹس پر چھاپوں کے دوران 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران غیر معیاری مکسچر، اسنیکس اور بسکٹ غیر صحت مند حالت میں پائے گئے۔ حکام نے بسکٹ کے 99 کارٹونز بھی قبضے میں لیے جو شہر بھر میں سپلائی کے لیے تیار تھے اور صحت عامہ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے تھے۔ حکام نے کہا ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسے غیر قانونی یونٹس کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے ان 11 اضلاع میں آج شام گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشخاصی۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں اچانک بارش کی پیشخاصی کی گئی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے پیر کی شام کے دوران کئی اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عادل آباد، جگتیال، گدوال، کمبرم بھیم، منچریال، ناگر کنڈول، نلگنڈا، نرمل، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی اور وقارآباد اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب محبوب نگر میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے گرمی اور حبس میں بھی اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں خاتون کا سنسنی خیز قتل، ناش کے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیے گئے۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ ایک شخص نے اپنی شناسہ خاتون کو گھر بلا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ضلع وجے نگرم کے راجم علاقے سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ چنتاڈا رویندر، جو نیوی میں ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتا ہے، اس وقت وشاکھاپٹنم میں رہائش پذیر تھا۔ حال ہی میں اس کی بیوی اپنے مائکے وجے نگرم گئی ہوئی تھی۔ اس دوران رویندر نے اپنی جان پہچان کی ایک خاتون 29 سالہ مایونکا کو اتوار کی رات اپنے فلیٹ پر بلایا۔ وہاں اس نے انتہائی سفاکی کے ساتھ اس کا قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم نے ناش کے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیے۔ بعد ازاں ملزم خود پولیس اسٹیشن پہنچ کر سرنڈر ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران دونوں کے درمیان مالی معاملات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد طیش میں آ کر رویندر نے چاقو سے مایونکا کو قتل کیا۔ ناش کے ٹکڑے کیے، جن میں سے کچھ فریج میں رکھے اور باقی کو ایک تھیلے میں بھر کر گھر کے ایک کونے میں رکھا اور پھر خود پولیس کے سامنے پیش ہو گیا۔
1 अप्रैल से बड़े बदलाव, पैन कार्ड, बैंक लेन देन और रेलवे टिकट कवायद में अहम तब्दीलियां नाफिज। 1 अप्रैल से नए माली साल 2026-27 का आगाज होने जा रहा है। इसके साथ ही पैन कार्ड दरख्वास्त से लेकर रेलवे टिकट मनसूखी तक मुख्तलिफ शोबों में अहम तब्दीलियां नाफिज होने वाली है। आइए इन तब्दीलियों पर एक नज़र डालते हैं। नया इनकम टैक्स कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून 1 अप्रैल से नाफिज किया जाएगा, जिससे टैक्स निज़ाम में बड़ी तब्दीली मुतवक्को है। पैन कार्ड के कवायद में भी तब्दीली। अब तक पैन कार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफ़ी था, लेकिन अब वोटर ID, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट जैसे इजाफी दस्तावेजात भी जमा करना लाजमी होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन पर शर्त। एक माली साल के दौरान बैंक खाते में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम एक साथ या किस्तों में जमा या निकालने की सूरत में पैन कार्ड की तफसीलात फराहम करना लाजमी होगा। रेलवे टिकट मनसूखी के कवायद, रेलवे टिकट कैंसिलेशन के उसूलों में भी तब्दीली की गई है। अब अगर सफर से 8 घंटे के अंदर टिकट मनसूख किया जाए तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये मुद्दत 4 घंटे थी। LPG कीमतों में मुमकिन तब्दीली। 1 अप्रैल से LPG और हवाई ईंधन की कीमतों में एक बार फिर नजरसानी किए जाने का इम्कान है। अप्रैल 2026 से नया ATM निज़ाम। HDFC बैंक UPI के जरिए कैश निकालने पर मुफ्त हद खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए के साथ टैक्स अदा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रोजाना कैश निकालने की हद 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बंधन बैंक मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की हद सिर्फ 3 बार तक महदूद कर दी गई है। अपने ATM से भी माहाना ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही मुफ्त रकम निकाली जा सकेगी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अफवान को दहशतगर्द कहने वाला प्रोफेसर मुअत्तल, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक तालिब इल्म अफवान को दहशतगर्द कहने पर मुअत्तल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने इस वाक़े के बाद पैदा होने वाले तनाज़े के बाद फौरी तौर पर प्रोफेसर मुरलीधर के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि उसने यूनिवर्सिटी से मुआफ़ी भी मांगी थी। मुतनाज़ा वाक़े के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने कॉलेज के प्रोफेसर मुरलीधर देशपांडे के खिलाफ असखुद सोमोटो FIR दर्ज करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक मुतासिरा तालिब इल्म अफवान से भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए राब्ता किया गया, ताहम इसने कॉलेज की जानिब से मुमकिन तादेबी कार्रवाई के खौफ से शिकायत दर्ज करवाने से गुरेज किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। LPG बहरान के बीच मिट्टी के तेल की वापसी, हुकूमत की पेट्रोल पंपों पर फरोख्त की इजाज़त। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी की वजह से आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसका असर हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। इस सूरत हाल में घरेलू ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने अहम कदम उठाते हुए मिट्टी के तेल की सप्लाई को आर्जी तौर पर बहाल करने और इसकी दस्तयाबी को आसान बनाने के लिए क़वानीन में नरमी का ऐलान किया है। 29 मार्च को जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अवामी तक़सीम निज़ाम के तहत सुपीरियर केरोसिन ऑयल की 60 दिन के लिए आर्जी फराहमी की इजाज़त दी है। इस इक़दाम का मकसद यह है कि मौजूदा बहरान के दौरान आम लोगों को खाना पकाने और रोशनी जैसे बुनियादी इस्तेमाल के लिए ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। इस दायरे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे अहम इलाके भी शामिल हैं। नए इंतज़ाम के तहत सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ज़ेर इंतज़ाम मुंतखब पेट्रोल पंपों को मिट्टी के तेल को ज़ख़ीरा करने और फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है। हर मुंतखब आउटलेट ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लीटर तक मिट्टी का तेल रख सकेगा, जबकि हर ज़िले में सिर्फ 2 पेट्रोल पंपों को इस मकसद के लिए नामजद किया जाएगा, ताकि सप्लाई मुनज़्ज़म और कंट्रोल में रहे। हुकूमत ने सप्लाई चेन को तेज़ करने के लिए स्टोरेज, नक़ल हमल और तक़सीम से मुताल्लिक़ बास लाइसेंसिंग ज़वाबित में भी नरमी दी है। ताहम इसके साथ ये वाज़ेह कर दिया गया है कि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू ज़रूरियात जैसे खाना पकाने और रोशनी तक महदूद रखा जाए, ताकि इसके गलत इस्तेमाल और ईंधन में मिलावट जैसे मसाइल से बचा जा सके। इस पूरे अमल में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिफाजती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हुकूमत का मानना है कि मिट्टी के तेल की आर्जी वापसी से फौरी राहत मिलेगी और जब तक आलमी हालात मामूल पर नहीं आते तब तक आवाम को बुनियादी ईंधन की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। पंक्चर बनाने वाली की बेटी सबरीन परवीन बनी टॉपर, अपनी मेहनत से लिखी कामयाबी की दास्तान। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB के मैट्रिक एग्जाम 2026 के नतायज में कामयाबी की कई मुतासिरकुन कहानियां सामने आई हैं, जिनमें वैशाली की तालिबा सबरीन परवीन का नाम खास तौर पर नुमाया है। सबरीन ने न सिर्फ आला नंबरात हासिल किए, बल्कि अपनी मेहनत और अज़म से यह साबित किया कि महदूद वसाइल भी बड़े ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बनते। सबरीन परवीन के वालिद एक टायर पंक्चर की दुकान चलाते हैं और इसी मेहनत मजदूरी से घर का खर्च चलाते हैं। सादा पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाली सबरीन ने अपनी कामयाबी के बारे में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि उन्होंने घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि रोज़ाना अपने लिए एक हदफ मुकर्रर करके पढ़ाई की। इनके मुताबिक मुनज़्ज़म अंदाज में की गई मेहनत ही असल कामयाबी की बुनियाद बनती है। उन्होंने कहा कि इन्हें अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुशी है और वो मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। सबरीन ने दीगर तलबा को भी पैगाम दिया कि अगर वो संजीदगी से और सही हिकमत अमली के साथ पढ़ाई करें तो वो भी नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। रियासत बिहार के ज़िले वैशाली की तालिबा सबरीन परवीन ने 492 नंबर यानी 98.40% हासिल करके बिहार मैट्रिक एग्जाम में मुश्तरका तौर पर रियासत में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इस शानदार कामयाबी पर इनके घर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। नतीजा जारी होते ही इनके घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया, जहां पड़ोसी, टीचर्स और इलाके की आवाम बड़ी तादाद में पहुंचे। शादी की तकरीब मैदान जंग में तब्दील, बिरयानी में लेग पीस ना मिलने पर बारातियों की तोड़फोड़।
उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा के हसनपुर इलाके में एक शादी की तकरीब उस वक्त हंगामाराई में बदल गई जब मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा शदीद मारपीट तक जा पहुंचा। खुशियों से भरा माहौल अचानक अफरा तफरी और लड़ाई में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैबतपुरा बंजारा से आई बारात एक बैंक्वेट हॉल में मुकीम थी, जहां शादी की तमाम रसूमात जारी थी। मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया था और लोग बिरयानी समेत दीगर खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इसी दौरान अचानक शोर मच गया जब कुछ बारातियों को बिरयानी में लेग पीस ना मिलने की शिकायत हुई। एक मामूली बात पर शुरू होने वाले बहस आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर गई और देखते ही देखते कई अफराद इसमें शामिल हो गए। मामला इतना बिगड़ गया कि लोग एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश करने लगे। गुस्से में आकर कुछ अफराद ने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दी, जिससे पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग कुर्सियां उछाल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। चंद लम्हे पहले जहां शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वही मुकाम लड़ाई के मंजर में बदल गया। मुकामी लोगों के मुताबिक ये वाक़या हसनपुर में पेश आया, तहम वीडियोस की सदाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और लोगों को मुंतशिर किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वीडियो की बुनियाद पर मारपीट में मुलव्विस अफराद की शनाख्त की जा रही है और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओहदे से हटने के बाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जेल जाएंगे, अमेरिकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जबकि एक नई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट और मुबैना वीडियो सामने आने के बाद इनकी सियासी और क़ानूनी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी टक्कर कार्लसन ने एक दस्तावेज़ी मवाद और वीडियो सामने लाने का दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि ये शवाहिद नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत बना सकते हैं और इन्हें जेल तक ले जा सकते हैं। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि नेतन्याहू ने असलहे के ताजरों से कीमती तोहफ़े हासिल किए और इसके बदले इन्हें कारोबारी पहुंचाए। मजीद ये भी दावा किया गया है कि पुलिस तहक़ीक़ात के दौरान नेतन्याहू ने अपने और अपनी अहलिया के नाम पर तोहफ़े लेने का इतराफ़ किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक मुबैना वीडियो भी लीक हुई है, जिसमें नेतन्याहू को इंक्वायरी अफसरान को धमकाते हुए दिखाया गया है। तहम इस वीडियो की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो नेतन्याहू को वज़ारत उज़्मा छोड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन तौर पर इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरी जानिब नेतन्याहू या इनके दफ्तर की जानिब से इन इल्ज़ामात पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। माहिरीन का कहना है कि यह मामला इसराइली सियासत में एक बड़ा बहरान पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क पहले ही सिक्योरिटी और जंगी हालात से गुजर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।